Sarcoma is a general term for a broad group of cancers that begin in the bones and in the soft tissues. Bone sarcomas are rare tumors, approximating 0.2% of all cancers. The common subtypes identified in India include Ewing sarcoma and synovial sarcoma. Soft tissue sarcoma forms in the tissues that connect, support, and surround other body structures. This includes muscle, fat, blood vessels, nerves, tendons, and the lining of the joints. It has an average 2.1% frequency rate in males and 1.2% in females. As Sarcoma Awareness Day is observed every year on July 21st, we at MediCircle are conducting an exclusive series to raise awareness about this rare medical condition. Hi, this is Sana Khan, and today in this initiative, we are going to speak to Dr. Shubham Jain. Dr. Shubham is a renowned surgical oncologist practicing in South Delhi. He has been a practicing oncologist for 11 years now. He performs open laparoscopic and robotic cancer surgery at Max Hospitals and also consults at Wish a Cure Cancer and ENT Clinic in Green Park Extension in New Delhi. He is certified in Da Vinci robotic surgeries as well. He believes in healthcare that is based on a personal commitment to meet patient needs with compassion and care. Please welcome him to MediCircle. Hello, Dr. Shubham. How are you? Namaskar. Hello, namaste. Okay, so Dr. Shubham, people with obesity are more prone to sarcoma cancer. क्या ये सही है? क्या ये सच है? जैसे आपने शुरुआत में बताया, सार्कोमा भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ज्यादातर इसमें आपने एकदम सही बताया कि हमारी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज या कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है। जी। क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यूज या कनेक्टिव टिश्यूज बेसिकली क्या है, हड्डी के अलावा हमारे शरीर में जो भी बाकी टिश्यूज हैं वो सब सॉफ्ट टिश्यूज हैं। इस वजह से ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में पाई जा सकती है बीमारी। ये अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकती है। जैसे आपने बोला मसल्स में जो अगर ट्यूमर होता है तो वो भी एक सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा होता है। और यदि हमारे किसी ऑर्गन के अंदर जैसे पेट के कनेक्टिव टिश्यू में अगर होता है तो ये भी एक सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा होता है, जिसको जिस्ट कहते हैं। ऐसे में जो हमारी साइंस ने तरक्की करी है इतने सालों में, उसमें ये पाया गया है कि शायद से ये तो नहीं है कि मोटापे की वजह से कैंसर होते हैं, मगर ऐसा जरूर पाया गया है कि मोटे मरीजों में कैंसर हमें ज्यादा एडवांस स्टेज में पता चलता है, उसके इलाज में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं और उनके आउटकम्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं। मिसाल के तौर पे यदि एक हमारे शरीर में कोई गांठ है, जो कि लेट्स से कि हमारी थाई पे या हमारी जांग में कोई गांठ हो गई, यही कोई अगर पतला मरीज होगा तो उसमें गांठ जल्दी पकड़ में आ जाएगी बनिस्बत इसके कि यदि कोई मोटा इंसान हो। तो क्योंकि मोटे शरीर में ऐसी गांठों का पता चल पाना थोड़ा ज्यादा डिलेड रहता है, इस वजह से ज्यादा एडवांस स्टेज में गांठें पाई जाती हैं। बट ये कहना कि मोटापे की वजह से ये गांठें हुई हैं, ये शायद से उचित नहीं होगा। सिमिलरली यदि मैं बोलूं तो अगर कोई हमारे शरीर के अंदर की गांठ है, जिनको रेट्रोपेरिटोनियल सार्कोमास बोला जाता है, तो ये गांठें किसी पतले इंसान में पकड़ना ज्यादा शुरुआती स्टेज में ज्यादा आसान है कंपेयर टू किसी ऐसे इंसान में पकड़ना जो कि शरीर से थोड़े ज्यादा स्वस्थ हो। राइट। सो आपके हिसाब से वैसे भी कहा जाता है मोटापा यानी ओबेसिटी जो है वो बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देती है, दावत देती है। सो हम व्यूअर्स को यही समझाएंगे इससे कि ओबेसिटी से थोड़ा दूर रहना और अपने मोटापे को कम करना, फिट रहना इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट। सो Exactly. जैसे आपने बताया कि बीमारी का जल्दी पकड़ में आना ही नहीं, मोटापे से जैसे आपने बोला कि और भी बीमारियां शरीर में आ सकती हैं। सो ये सब बीमारियां मिलके कैंसर के इलाज को भी और डिफिकल्ट बनाती हैं। तो यदि किसी हमको फिट पेशेंट को ऑपरेट करना हो या कुछ भी और ट्रीटमेंट देना हो, कंपेयर टू यदि कोई इंसान ऐसा हो जिसको हार्ट की तकलीफ है या डायबिटीज है, ऐसी तकलीफें में इलाज कर पाना सक्सेसफुली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से मोटापे में जो आउटकम्स हम देखते हैं फाइनली पेशेंट की, वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है कंपेयर टू ऐसे इंसान में देखना जो फिट हो।
अच्छा डॉक्टर शुभम, एज या उम्र के साथ सार्कोमा का कोई कनेक्शन है कि एज होती है फिर सार्कोमा होता है या प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा कोई कनेक्शन है? आमतौर पे ऐसा बोला जाता है कि किसी भी कैंसर को या सार्कोमा में जितनी हम एल्डर एज में देखते हैं, जितनी ज्यादा वृद्धावस्था में हम देखते हैं, उतने ज्यादा चांसेस हैं किसी भी कैंसर के पाए जाने के। हम्म। इसके बावजूद, क्योंकि सार्कोमा एक बहुत ही बड़ा डाइवर्स ग्रुप है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर्स हैं, जी। तो कोई भी एज ग्रुप इससे अछूती नहीं है। हम छोटे बच्चों में भी कैंसर्स देखते हैं, हम सार्कोमास देखते हैं, अच्छा। और हम बड़े बूढ़ों में भी सार्कोमास देखते हैं। ओके। ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कोई सार्कोमा मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है या हम नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। हम्म। सो मेरा अगला सवाल ये है कि सार्कोमा कैंसर किसको ट्रिगर करता है लोगों में? किस बात को ट्रिगर करता है, किस चीज को ट्रिगर करता है? जैसा आपने बताया था शुरुआत में कि क्योंकि ये इतना रेयर कैंसर है जी। जिसकी इंसिडेंस इतनी ज्यादा नहीं है, इस वजह से इसको हमारे साइंटिस्ट इतने सालों में भी बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। ओके। अभी भी इस पे रिसर्च शोध कार्य चल रहा है, ओके। बट ये कह पाना कि इस एक कारण की वजह से ये कैंसर हुआ, वो मुश्किल है। हम्म। ज्यादातर रिसर्चेस इसी पे आके अभी रुक जाती हैं कि ये एक जेनेटिक मेकअप की वजह से या जेनेटिक प्रिपॉन्डरेंस की वजह से सार्कोमास होते हैं। हम्म। बट यदि हम बोलें कि किस कारण से, तो जो कारण कुछ कारण पाए गए हैं वो हैं कि यदि किसी का पहले रेडियोथेरेपी से इलाज किया गया हो, ओके। या फिर किसी को हाथ पैर में वैसे ही सूजन हो जो कि किसी कैंसर से रिलेटेड हो सकता है। हम्म। जैसे यदि मिसाल के तौर पे मैं बोलूं तो ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बाद कई बार देखा जाता है कि जो मरीज होते हैं उनको रेडियोथेरेपी मिली है या उनके हाथ में सूजन आ गई है। ऐसे स्थिति में जब हम मरीज फॉलोअप में देखते हैं, तो जी। कभी कभी हमारा ये देखना होता है कि जो ट्रीटेड साइड है, जिस जगह का इलाज किया गया है और उस जगह पे रेडिएशन और स्वेलिंग है, वहां पे भी कुछ सार्कोमास डेवलप होते हैं ओके। आगे जाके, जिनको हम फिर सेकेंडरी सार्कोमास बोलते हैं, क्योंकि ये एक इलाज की कैंसर के इलाज के बाद हुई साइड इफेक्ट का कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए इनको सेकेंडरी सार्कोमास बोला जाता है। ओके। तो ये एक कारण पाया गया है जिसकी वजह से सार्कोमास हो सकते हैं। बाकी क्योंकि ये इतने भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तो किसी सार्कोमा में देखा गया है कि कुछ हम वायरल इन्फेक्शंस की वजह से ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं, कुछ सार्कोमास होते हैं जो कि केमिकल एक्सपोजर की वजह से ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। अच्छा। तो एक कारण बता पाना मुश्किल है, उसका तो अभी शायद यही जेनेटिक मेकअप ही इलाज है, हम्म। जेनेटिक मेकअप ही जवाब है, मगर एक कारण बता पाना मुश्किल है। ओके। सो डॉक्टर, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि सार्कोमा के पेशेंट्स, इनका व्हाट इज द सर्वाइवल रेट क्या है इनका? सो अगर हम एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करें, तो सार्कोमा के मरीज यदि हम हर स्टेज के मरीज देखें, तो लगभग 60 से 70% मरीज ठीक हो जाते हैं। ओके। इसी चीज को अगर हम स्प्लिट करके देखें कि हम एक स्टेज, एक टर्मिनोलॉजी है जो कि कैंसर के इलाज में बहुत कॉमनली यूज की जाती है। अब स्टेज का हमारा मतलब ये होता है कि जब हमको बीमारी का पता चला, तो उस समय बीमारी जिस ऑर्गन में, शरीर के जिस हिस्से से शुरू हुई वहीं पे ही रिस्ट्रिक्टेड है, कि आसपास के कुछ और ऑर्गन्स को जकड़े हुए है, कि किसी और दूर की ऑर्गन में गई हुई है। ओके। इससे हम एक अंदाजा ये लगाते हैं कि मरीज को कितनी बीमारी ज्यादा फैली हुई है शरीर के अंदर, कितना मरीज को इस इलाज से फायदा होगा, और इलाज करने के बाद मरीज के शरीर में बीमारी वापस आने का चांस कितना है। तो जी। जितनी ज्यादा स्टेज, उतना ज्यादा बीमारी के इलाज में फेल होने का चांस, ओके। उतना कम सर्वाइवल। तो जो पाया गया है औसतन वो ये है कि अगर कोई लोकलाइज स्टेज में बीमारी पता चलती है, जो कि स्टेज 1 या 2 होती है, तो उसमें 80 से 85% मरीज ठीक हो जाते हैं। ओके। यही जब मरीज की बीमारी थोड़ी फैली होती है, आसपास के ही ऑर्गन्स में फैली होती है, तो यही औसत गिर के हमारी 50% हो जाती है। और अगर ये किसी शरीर के दूसरे अंग में गई हुई है या दूर के अंग में गई हुई है, तो ये औसत गिर के 15% भी हो जाती है।
Okay. तो स्टेज का ये महत्व होता है किसी भी मरीज की ट्रीटमेंट डिसाइड होने में, जिसमें हम ये बता पाते हैं कि मरीज को कितना फायदा होगा इलाज से, या ये महंगा इलाज है, या इसमें मरीज को कितना लग के इलाज कराने की जरूरत है। हैविंग सेड दैट, आज की डेट में मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट, तरक्की की वजह से ये भी पाया गया है कि स्टेज 4 का भी यदि सार्कोमा हो जो कि फेफड़े में गया हो, ऐसे कैंसर्स का भी हम ऑपरेशन से और कीमोथेरेपी से अच्छा इलाज कर सकते हैं। और ये मरीज भी क्या कहना चाहिए कि इनको मायूस नहीं होना चाहिए, इन मरीजों को भी। अगर इनकी जनरल फिटनेस ठीक है और यदि आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ठीक समझते हैं कि इसमें इलाज से फायदा होगा, तो उनको जरूर इलाज की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीजों में भी पाया गया है कि इलाज करने से फायदा होता है। कम 15%, जैसे मैंने मरीज बताया कि स्टेज 4 में 15% ही मरीज होंगे, बट ये कह पाना कि कौन इन 15 में है और कौन उन 85 में है, वो मुश्किल है। तो इसके लिए वो 15 भी तभी हम पकड़ पाएंगे जब हम उनका इलाज करेंगे। राइट। सो कंक्लूजन ये है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स है ये सुन ले और समझ ले कि सबसे पहले अगर कोई आपको सिम्टम लग रहा है या ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है कि कोई तकलीफ है, तो सबसे पहले एक डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि डॉक्टर उसे जितना जल्दी हो सके डायग्नोस कर सके, और जितनी जल्दी डायग्नोस होगा उतनी ही जल्दी इलाज हो सकेगा। और इलाज होने के बाद देयर इज मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि डॉक्टर्स उस तकलीफ से आपको बाहर निकाल सके। सो मायूस नहीं होना है, एंड 100% वी हैव टू कीप आवर होप्स टू द हाईएस्ट लेवल, एंड विल पावर इज द बेस्ट थिंग अगर आप स्ट्रॉन्ग रख सकें। राइट डॉक्टर शुभम? जी बिल्कुल। Thank you so much, Dr. Shubham, for coming to our show, sharing your time, your busy schedule में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला. Thank you so much. My pleasure. Thank you.